हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरी ऑन। तो हमने बात करी थी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, उसमें भी हमने फर्स्ट केस पढ़ लिया है। जब कोई बिंब या कोई भी वस्तु, जैसे कोई मोमबत्ती मैंने जला के रखी है, वो कहाँ पे रखी है, अगर अनंत पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब हम किस तरीके से प्राप्त करें, उसकी स्थिति कैसे बता रहे, साइज कैसे बता रहे और प्रकृति कैसे बता रहे। ठीक है, साथ ही साथ उसका किरण आरेख खींचना भी मैंने आपको बता दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका जो सेकेंड केस है, जब कोई बिंब अनंत और ध्रुव, जो दर्पण का ध्रुव है उत्तल दर्पण का, उसके बीच में स्थित हो तो प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है, उसकी स्थिति, साइज और प्रकृति में आपको बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको उसका ये किरण आरेख किस तरीके से खींचेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखो, उत्तल दर्पण में केवल दो केस में ही हमें प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहला केस जब वस्तु अनंत पे हो और दूसरा केस जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत और ध्रुव के बीच में हो। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो फोकस है दर्पण का, जो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है और जो वक्रता केंद्र है, ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से आभासी बिंदु हम इन्हें कह रहे हैं। अगर हम कोई वस्तु रखते हैं, ठीक है, माना मैं दर्पण के आगे अगर कोई वस्तु रखूंगी, उत्तल दर्पण के आगे अगर मैं कोई वस्तु रखती हूँ तो उसमें दो ही केस में हमारा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। पहला तो जब मैं वस्तु को कहाँ रख दूँ, अनंत पे, दर्पण के आगे रख के ही हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा ना। वस्तु हमेशा क्या रहेगी, दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है उसके आगे की ओर हम रखेंगे। ठीक है, तो इसमें केवल दो ही केस संभव हैं जहाँ पे हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। पहला, जब मैं वस्तु को दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के आगे अनंत पर रख दूँ। ठीक है, दूसरा केस जो आज हम पढ़ रहे हैं, अनंत और ये जो दर्पण का ध्रुव है, इन दोनों के बीच में अगर मैं कहीं पे रख दूँ। ठीक है, क्योंकि इसका फोकस और इसका वक्रता केंद्र क्या है, ये एक आभासी बिंदु है, ये दर्पण से पीछे की ओर बनते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो उत्तल दर्पण है इसमें केवल दो ही केस बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। तो चलो अब मैं आपको ये किरण आरेख कैसे बनाएंगे ये मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कितने सेंटीमीटर या मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण खींचना चाहते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले इस तरीके से नाप ले लेंगे। ठीक है, माना मैं कितना ले रही हूँ, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ही ले रही हूँ, तो मैंने 4 सेंटीमीटर इस तरीके से नापा और यहाँ पे एक उत्तल दर्पण बनाया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसकी जो पीछे वाली साइड होगी वहाँ पे पॉलिश हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ हो। ठीक है, तो ये जो उभरा वाला हिस्सा है ये इसका क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जहाँ पे प्रकाश के परावर्तन की घटना होगी। ठीक है, तो प्रकाश किरण आएगी तो इस वाले पृष्ठ पे जो उभरा वाला हिस्सा है यहाँ पे पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने उत्तल दर्पण बना दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अक्ष खींचेंगे। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होती है, ऐसी काल्पनिक रेखा जो दर्पण का जो ध्रुव है, वक्रता केंद्र है और मुख्य फोकस है, वहां से होके गुजरती है। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा है और सीधी काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ से इस तरीके से खींचेंगे और पीछे को हम इसे इस तरीके से डैश डैश लाइन से दिखाएंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण के पीछे की ओर भी हम इसको खींचेंगे। तो यहाँ पे देखो आप क्या दिखाएंगे, हम जो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, जहाँ पे से मुख्य अक्ष जा रही है, यहाँ पे हमारा दर्पण का ध्रुव परावर्तक पृष्ठ पे होता है ये बिंदु, इसे हम पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम क्या दर्शाएंगे, वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे जो हमने केंद्र में, सेंटर में जो बिंदु लिया था वो क्या हो जाएगा, इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे डिनोट करेंगे फोकस। ठीक है, उत्तल दर्पण का फोकस। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या हो जाएगा, मैंने आपको रिलेशन पढ़ा रखा है, R इक्वल टू क्या होता है, 2F होता है। ठीक है, यहाँ से मैंने आपको ये भी बता रखा है, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2। R क्या है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या है, जो हमने शुरू में कितनी ली थी, 4 सेंटीमीटर ली थी, तो 4/2 अगर कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, यानी जो वक्रता केंद्र होगा ठीक उसके आधे में क्या बनेगा, फोकस केंद्र बनेगा या मुख्य फोकस बनेगा। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर ली थी, तो जहाँ पे 2 सेंटीमीटर होगा वहाँ पे क्या होगा, दर्पण का मुख्य फोकस होगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दर्पण का मुख्य फोकस बनाया, जहाँ पे यहाँ पे मैंने 2 सेंटीमीटर नापा और यहाँ पे क्या है, दर्पण का मुख्य फोकस मैंने बना दिया। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। दर्पण से पीछे की ओर बनने तो ये बिंदु क्या हो जाएंगे, आभासी बिंदु ही होंगे। ठीक है, अब देखो हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, जब कोई वस्तु कहाँ पे रखी है, अनंत और वस्तु कहाँ पे है, अनंत और जो दर्पण का ध्रुव है उसके बीच में रखी है। ठीक है, तो माना अनंत, यहाँ पे मैंने वस्तु रखी है जो दर्पण का ध्रुव है यहाँ पे और अनंत के बीच में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक वस्तु रखी।
ठीक है। इस वस्तु का मैंने नाम भी दे दिया, ए और बी है इस वस्तु का नाम, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो इससे क्या होगी, ये बिंब है या वस्तु है, या कोई वस्तु में जैसे कोई मोमबत्ती मैंने यहाँ पे जला के रखी है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगी, प्रकाश किरणें निकलेंगी जो दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वहाँ पे टकराएंगी, ठीक है। तो एक किरण आई, पहली किरण आई इसमें, जिसे हम क्या ले रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आई, ठीक है। तो मैंने आपको ये केस पढ़ा रखा है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, 3rd वीडियो में मैंने ये आपको सारे केस बता रखे हैं। जब कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो कहाँ से, वो गुजरती तो यहाँ से है, ठीक है। परावर्तन के बाद वो क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी, लेकिन वो क्या होती है, दर्पण का जो मुख्य फोकस है वहाँ से गुजरती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। तो इस जो प्रकाश किरण है वो टकराने के बाद यहाँ से तो चली जाएगी, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, अगर इस प्रकाश किरण को हम पीछे को मिलाएंगे तो हम क्या कहेंगे, ये दर्पण से का जो मुख्य फोकस है उत्तल दर्पण का वहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो हम इस लाइन को, ये जो किरण निकल के गई है, इसे हम पीछे को इस तरीके से बढ़ाएंगे तो हम क्या कहेंगे, ये फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। ये केस मैंने आपको पढ़ा रखा है। उसके बाद दूसरी एक प्रकाश किरण आई जो क्या कहाँ से गई, दर्पण का जो वक्रता केंद्र है यहाँ से होके गई, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी पढ़ा रखा है, उत्तल दर्पण में अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, ठीक है। क्या कहेंगे हम, प्रतीत हो रही है, तो वो क्या होती है, उसी मार्ग से वापस आ जाती है परावर्तन के बाद, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पर आई किरण, प्रकाश किरण, और यहाँ से टकराने के बाद परावर्तक पृष्ठ से टकराई, टकराने के बाद क्या होगी, ये इसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी, ठीक है। यहाँ से आई और इसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी, लेकिन हम उत्तल दर्पण में कहते हैं कि ये क्या होती है, गुजरती हुई कहाँ से, वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। इसके वक्रता केंद्र वगैरह कहाँ से होते हैं, दर्पण के पीछे की ओर हमें प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। आया समझ में यहाँ तक। तो देखो ये हमने यहाँ पे इसका किरण आरेख खींच दिया है। अब देखो हमें प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। प्रतिबिंब वहाँ पे प्राप्त होगा जहाँ पे परावर्तन के बाद ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, या ये किरणें आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। तो एक किरण तो यहाँ को चली गई, एक किरण यहाँ को चली गई, क्या ये आपस में प्रतिच्छेद करेंगे, ये इधर को चली गई है, एक इधर को, ये कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। लेकिन जो हमने इनको पीछे को मिला रखा है, जहाँ पे हमने फोकस और वक्रता केंद्र की ओर इन रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ा रखा है, वहाँ पे ये किरणें क्या कर रही है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। देखो एक किरण यहाँ को है, एक किरण यहाँ को है, ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो यहीं पे हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो फोकस है, फोकस केंद्र और वक्रता केंद्र, ये जो हमने बिंदु लिए हैं ये भी क्या है, आभासी बिंदु हैं। ये दर्पण के पीछे की ओर बन रहे हैं, परावर्तक पृष्ठ से पीछे की ओर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, इसका नाम है ए, रख दिया मैंने ए डैश, और बी डैश, इस प्रतिबिंब का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। तो ये हमारा क्या बन गया है, किरण आरेख बन गया है, और ये किस तरीके से बनाना है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, तो अब हम प्रतिबिंब की क्या बताएंगे, सबसे पहले हम बताएंगे प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखो हमें प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, जो दर्पण का ध्रुव है, कोई दो बिंदु हम ढूंढेंगे ना जहाँ पे हम प्रतिबिंब को बता सके, ठीक है। तो एक बिंदु हमें पता है, यहाँ पे दर्पण का ध्रुव P है और दूसरा फोकस है, ठीक है। फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है ना, देखो यही किरण आरेख मैंने यहाँ पे भी खींच रखा है। तो देखो इसलिए हम स्थिति में क्या कहेंगे, जो दर्पण का ध्रुव है जिसे हमने P से डिनोट कर रखा है, हम इसे पूरा लिखेंगे, ठीक है। दर्पण का ध्रुव तथा दर्पण के मुख्य फोकस के बीच में हमें क्या हो रहा है, प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद हम बताएंगे प्रतिबिंब का साइज कैसा है, ठीक है। प्रतिबिंब का जो साइज है उसे हम किससे नापेंगे, हम वस्तु के साइज से उसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। वस्तु के साइज से कंपेयर करें तो देखो वस्तु का साइज इतना है और प्रतिबिंब का साइज इतना हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं, इसलिए हमने लिखा है साइज क्या है, प्रतिबिंब का छोटा है, ठीक है। उसके बाद हम बता रहे हैं प्रकृति, ठीक है। प्रकृति में मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर कोई भी जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है, अगर वो दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, माना ये उत्तल दर्पण है, इसके परावर्तक पृष्ठ के अगर आगे अगर प्रतिबिंब बनता है तो हम कहते हैं वास्तविक है। लेकिन हमें प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, जो इसका परावर्तक पृष्ठ है उसके पीछे की ओर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो हम कह रहे हैं ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। और क्या है, सीधा हमें प्राप्त हो रहा है, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर भी प्राप्त हो रहा है, इसलिए भी हम सीधा कह रहे हैं। और अगर आप
वैसे प्रैक्टिकली देखना चाहें तो मैंने आपको बताया है, चम्मच का उदाहरण देखिए, जो उसकी उभरी वाली सतह है, अगर हम वहाँ पे देखें तो वहाँ पे जो हमारी जो इमेज वहाँ पे मिल रही है या जो हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो हमेशा सीधा प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप उसको उल्टा कर लें, गहरी वाली साइड जो होती है चम्मच की, वो एक अवतल दर्पण की तरह काम करता है। अगर हम उसमें अपना चेहरा देखें तो देखना वो उल्टा प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो अवतल दर्पण है उसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और लेकिन अगर हम उत्तल दर्पण के केस में देखेंगे तो उसमें देखना आभासी और सीधा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आया समझ में। आज ही यहाँ पे ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उत्तल और अवतल दर्पण के दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।